हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आइए स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्लो स्टडी, एकदम बेसिक कंसेप्ट्स को उठाते हुए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो मेक डाउन हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिख रहा है बेटा? क्लियर है? ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी या रुका हुआ। ओके, सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है भाई? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक ना? मतलब हर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास? इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, एंड दिस चार्ज इज इक्वल टू माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इतना चार्ज होता है। ओके, तो अगर आप, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये शुरुआत में क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। मतलब इस पे नेट चार्ज कितना है? 0। वेरी गुड, इसका नेट चार्ज 0 है। अब कोई आया और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया। एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बैठ गया। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बैठ गया, तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया? इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। कोई और आया, ये एक और इलेक्ट्रॉन देके चला गया, तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ चुका है? 2 इलेक्ट्रॉन। कोई और आया, इस बॉडी को एक और इलेक्ट्रॉन देके चला गया, तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ चुका है? 3 इलेक्ट्रॉन। कोई, मतलब ऐसे आता जा रहा है, कोई आता जा रहा है। मतलब किसी भी बॉडी में बैठा हुआ जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के ही फॉर्म में रहेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फॉर्म में। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, या अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं आपने उस बॉडी को, तो उसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? n इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? और टोटल चार्ज मतलब कैपिटल Q से डिनोट करते हैं बेटा चार्ज को, इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी को आप चार्ज दे रहे हैं तो बॉडी कैसी होगी? निगेटिवली चार्ज होती जाएगी, तो यहाँ पे माइनस आएगा। बट यही इसी बॉडी से अगर आप निकाल रहे होते तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आता? प्लस, क्योंकि n इंटीजर। यस, बिल्कुल सही, n इंटीजर है भाई। अगर n इज द इंटीजर। अब आप कहोगे इंटीजर क्यों सर? n की वैल्यू 1.5 हो सकती है क्या? कैसे हो सकती है भाई? आप किसी बॉडी को एक ही इलेक्ट्रॉन दोगे या 2 दे पाओगे? ऐसा थोड़ी है कि आधा इलेक्ट्रॉन फोड़ करके दे दोगे। इलेक्ट्रॉन फूटता थोड़ा ना है। यस नो है भाई। साबुन जाओगे मार्केट में साबुन लेने किराने की दुकान से, तो आप क्या बोलोगे? भाई साहब साबुन की बट्टी दे दो, या तो 1 देगा या 2 देगा। 1.5 बट्टी साबुन तो आते ही नहीं है। तो कुछ चीजें संसार में क्वांटाइज्ड होती हैं। क्या होती हैं? तो इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो ये जो Q इक्वल टू एनी होती है, इस थ्योरी को अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात, Q इक्वल्स टू एनी। तो व्हाट इज, तो ये क्या है? अपन क्या कर रहे हैं? अपन ये इलेक्ट्रॉन्स लाते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होकर के किसका रूप ले लेंगे? चार्ज का। किसका रूप ले लेंगे? चार्ज। चार्ज मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के कितने भी इलेक्ट्रॉन मिला करके हो सकता है। ओके, सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड चार्ज। अब ये चार्ज जो है ये कैसा है? रुका हुआ है कि दौड़ रहा है? ये चार्ज किसी बॉडी पर कैसा है? रुका हुआ है। यस, रुका हुआ है। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हैं। ओके, तो बेटा ये जो चार्ज, सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके जो चार्ज बनाया, जितना भी चार्ज हुआ, इसका कुछ रेस्ट इफेक्ट होता है। मतलब इसके रुके हुए का इफेक्ट होता है। उसके इस रेस्ट इफेक्ट को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? ये चार्ज जो है रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे होने के कारण ये कुछ ना कुछ दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ये जो आगे से आप चार्ज लाओगे उसको ये मिल करके मना करेंगे। ये सारे चार्ज जो ऑलरेडी बैठे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो बैठे हुए हैं, इसको आगे आने को बोलेंगे नहीं तुम मत आओ। मतलब ये इस पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स। समझ में आ गया ना? इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही हमारा पहला टॉपिक है। समझ गया ना? मतलब चार्ज अपनी विंसिटी में, अपने इलाके में अपने प्रभाव को दिखलाता है, अपने रुतबे को बतलाता है कि मेरा यहाँ पे दमदारी है, मैं यहाँ पे शेर हूँ, ये मेरा इलाका है, ये अपन का एरिया है। समझ में है ना? तो
जहां तक उसका एरिया होता है उस रीजन को बोलते हैं माय डियर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? जहां तक वो अपनी प्रेजेंस बता सकता है कि ये मेरा एरिया है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई फूल होता है ना, फूल की क्या होती है? खुशबू जाती है ना, तो जितनी दूर तक उसकी खुशबू जाती है तो वो उसका फील्ड होता है। ऐसे ये चार्ज है, तो चार्ज का इफेक्ट जितनी दूर तक आप रियलाइज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड, वो क्या है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? चलिए, तो ये तो हो गई चार्ज की बात। तो अपन पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इफेक्ट ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन, द इफेक्ट ऑफ रेस्ट चार्ज। समझ में आया? the branch of physics in which we study the effect of rest charge, ये charge at rest। ओके, तो डेफिनेशन लिख लो भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज, सॉरी इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, ओके लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ब्रांच of physics in which we study the effect of charge at rest। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के रेस्ट मोड में होने की इफेक्ट को स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो वो क्या क्या कर सकता है। ओके, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो आपको कुछ इस चैप्टर में टर्म देखने को मिलेंगे। वो टर्म क्या है? जब चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो पहला जो टर्म आपको देखने को मिलेगा वो दिखेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या देखने को मिलेगा? मतलब जब चार्ज रेस्ट में है तो आपस में फोर्स बनाते हैं। समझ गया ना? दूसरा जो टर्म आपको देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मिलेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बता दिया मैंने। और तीसरा आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1। नया सिलेबस आ चुका है, नए सिलेबस में कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। आइए सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? हर बॉडी की इट इज द प्रॉपर्टीज, इट इज द फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब ऐसी चीजें जो आपसे अलग नहीं की जा सकती हैं, जो आपके अंदर हैं, जैसे गुस्सा, प्यार, क्रोध, है ना, द्वेष, लालच। समझ गया ना? ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। और सारी चीजें कैसे क्रिएट होती हैं? सिचुएशनल। कैसे क्रिएट होती हैं? सिचुएशनल। आप बहुत बड़े दानवीर हो, पता नहीं आपको कब लालच आ जाए किसी चीज पे, तो सिचुएशन की बात है। आप बहुत ईमानदार हो, बट आ गई कोई ऐसी चीज की बेईमानी करनी पड़ी, तो ये सारी सिचुएशनल है। सो इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। It is the fundamental property of a matter which develops due electronic disbalance। ये किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बेटा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस की वजह से जन्म लेती है, क्रिएट होती है। समझ में आई मेरी बात? अब आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस क्या चिड़िया आपने क्या कह दिया? जरा समझो बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस क्या है। बेटा शुरुआत में आपके पास ये एक बॉल थी, ये न्यूट्रल थी। कैसी थी बेटा? न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी पे कितना चार्ज था? 0। एक प्लास्टिक की बॉल, इस पे कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था। क्यों था 0 चार्ज? क्योंकि बेटा मान लीजिए इसके प्रोटॉन में कुछ, सॉरी इसके न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन थे। अभी मैं यहाँ पे 4 बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? 4 बनाए ना? तो केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाएंगे बाहर। जैसे भी, अब आप इससे मत जाओगे सर एक ही शेल पे 4 कैसे हो गए।
मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री नहीं। तो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। 4 प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है +4e, और 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है -4e। दोनों ऐड हो गए, नेट चार्ज कितना हो गया था 0। इसलिए एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है सामान्य अवस्था में। परंतु इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, यहाँ पर आ करके आप कोई मटेरियल ले आते हैं और इस मटेरियल से इस प्लास्टिक की बॉल को रब करते हैं, घिसते हैं। इस पे क्या करते हैं, घिसते हैं। बोलो यस। जब आप घिसेंगे तो बेटा क्या होगा, ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन हैं ये एनर्जाइज होंगे, समझ गए ना बेटा। इसके भी एनर्जाइज होंगे क्योंकि इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है ना। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो एनर्जाइज होगा नहीं। कौन एनर्जाइज होगा, इलेक्ट्रॉन। अब दो बातें हैं, कौन किसकी तरफ जाएगा, बॉल का इलेक्ट्रॉन इस प्लास्टिक की स्केल में जाएगा या प्लास्टिक की स्केल का इलेक्ट्रॉन इस बॉल में आएगा। वो डिपेंड करता है किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, किसकी लालच ज्यादा है। अगर प्लास्टिक के स्केल की, रॉड की स्केल जो है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, मतलब इसका लालच ज्यादा है, ज्यादा शिद्दत है इसके लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद जाएगा। बोलो ये सामने, एक कूद गया, एक और कूद गया, मान लो रब करने से 2 कूद गए। तो पहले ये भी तो न्यूट्रल थी, तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए अतिरिक्त, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अतिरिक्त आ गए तो इसका चार्ज 2 नेगेटिव से बढ़ जाएगा। मगर अब इसकी हालत देखो, इसके पास +4 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे न्यूक्लियस के। बोलो यस। और बट जो बाहर थे 4 थे तो 2 निकल गए, तो अंदर कितने बचे बेटा, 2 ही तो बचे। कौन से 2 बचे, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव बचे ना। तो इसका नेट चार्ज क्या बचेगा बेटा, +2 इलेक्ट्रॉन। मतलब देने वाला सीधी सीधी बात प्लस एक्वायर कर चुका है और लेने वाला माइनस एक्वायर कर चुका है। समझ में आया। तो क्या है भाई, चार्ज। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ चुका है, तो यदि मैं इस बॉडी के ऊपर बात करूं तो इस बॉडी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इस बॉडी का चार्ज कितना हुआ +2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इसने लुटा दिए हैं और ये जो स्केल थी इसने 2 चार्ज अतिरिक्त गेन कर लिए, तो इसलिए इसका चार्ज क्या होगा बेटा, -2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं है, आ गया। सो व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, एवरी मैटर, ऑफ एवरी मैटर। दुनिया के सारे मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, विच डेवलप्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस, कमी, डिसबैलेंस मतलब ज्यादा कमी, ज्यादा कमी, ज्यादा कमी, कुछ कम कुछ ज्यादा की वजह से क्रिएट होती है। समझ में आया कि नहीं है, विच डेवलप्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस। कोई प्रॉब्लम बन जाएगा। तो ये चार्ज की डेफिनेशन होती है। अब जैसे एग्जांपल मैं चार्ज को आपकी नजरों में दिखाना चाहूँ, यदि मैं बताऊं कि आपने कभी चार्ज फील किया, तो एक्चुअली किया है, आप भी चार्ज जैसे ही हो। हम लोग सुबह मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ, साइकिल चला के मैं सुबह जा रहा हूँ, ओके, चलता गया, यहाँ पर कहीं देशभक्ति के गाने बज रहे हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों। जैसे मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे ऊपर सेल्फ देशभक्ति के भाव डेवलप हो जाते हैं। आ गया ना, सिचुएशनल। आगे जाकर के और मैं जाता हूँ तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बज रहा है, तो मेरे अंदर मस्ती वाले भाव डेवलप हो जाते हैं। तो सिचुएशनल है। ऐसे ही चार्ज है, चार्ज होता हर बॉडी के पास में है, मगर उसके डेवलप होने के लिए माहौल चाहना पड़ता है। क्लियर हुआ ना। जब उसे माहौल मिलता है तब डेवलप होता है। कि निगेटिव कब डेवलप होगा, पॉजिटिव कब डेवलप होगा, ये माहौल के ऊपर है। तो चार्ज कैसे डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस से। कैसे डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस से। क्लियर हुआ बेटा। तो ये हो गई चार्ज की बात, ठीक है ना। अब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं थोड़ी देर में। अब मैं एक बात आपको और बता देता हूँ चार्ज की, कि यदि चार्ज है, डजंट मैटर पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी है, अब फूल है तो खुशबू तो देगा ही, तो ऐसे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगा ही। समझ गए ना। चार्ज है यदि तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगा ही। तो चार्ज का गुण है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, है ना। और साथ ही साथ अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। मतलब यदि चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगा ही,
और अगर चार्ज को मूव करने लगो तो कौन सा फील्ड बनाएगा? मैग्नेटिक। बट अभी इस चैप्टर में अपन चार्ज को रेस्ट में रखेंगे तो अपना पाला केवल किससे पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से। फिर भी मैंने नॉलेज के लिए बता दिया कि चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड से भी ताल्लुकात है। तो मेरी शीट में देखिए मैंने लिखा है चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस। एक्सर्ट भी करता है, महसूस भी करता है। एक्सर्ट मतलब दूसरे को महसूस करवाएगा, और एक्सपीरियंस मतलब खुद महसूस करेगा। क्या एक्सर्ट करेगा, क्या महसूस करेगा? फोर्स। क्या करेगा? फोर्स, है ना। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी खुद महसूस करेगी, खुद एक्सर्ट करेगी। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? सो लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ द चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अगर इसी चार्ज की मैं बात कर लूं, सिंगल चार्ज की, प्लस चार्ज है आपके पास, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा। तो मतलब सामने वाले को जो भी चार्ज आएगा उस पर ये सामने वाले को एक्सर्ट करेगा फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड सामने वाले को इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर। हाँ, अगर ये खुद किसी के, आप इसे खुद किसी के फील्ड में ला रहे हैं तो ये क्या करेगा? उस समय एक्सपीरियंस करेगा। तो दोनों बातें हैं, एक्सर्ट भी करता है और महसूस भी करता है। एग्जाम्पल है जंगल के दो शेर। जंगल के दो शेर, पहले एक शेर था तो इसका खुद का फील्ड होगा, बट जैसे ही दूसरा शेर आता है तो ये इसके इफेक्ट को खुद ही रियलाइज करेगा, और इस शेर की वजह से जो इसका इफेक्ट होगा वो ये खुद भी क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां से यहां तक वाली बात हो गई एक्सर्ट, और जब इसके फील्ड में जब ये जो महसूस कर रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। समझ गया ना? तो चार्ज इस प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सर्ट भी करती है और रियलाइज भी करती है। रियलाइज मतलब एक्सपीरियंस भी करती है। बोलो, आई बात अच्छे से समझ में ना? यस। आपने कभी भी जो सिंथेटिक क्लॉथ्स हम निकालते हैं, वियर आउट करते हैं, या स्पेशली जब वियर आउट करते हैं, जब निकालते हैं, पहनते वक्त नहीं, जब हम क्लॉथ को रिमूव करते हैं तो आपने चिटचिटाहट की आवाज सुनी होगी। दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज। आकाश में, आसमान में थंडरिंग होती है, अपोजिट चार्ज वाले बादल टकराते हैं। समझ गए ना? इस वजह से थंडरिंग हमको सुनाई देती है। सो दिस ऑल शोइंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेटा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज जो होता है वो चार्ज की प्रेजेंस को पता करने में किया जाता है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं होता है बेटा। इसमें एक बॉटल हुआ करती है, एक बॉटल के ऊपर एक कॉर्क लगा होता है, अच्छे से फिट होता है। कॉर्क के ऊपर एक मेटल की फॉइल होती है, और यहाँ से एक कॉपर वायर गया हुआ होता है, और कॉपर वायर नीचे जाकर के दो पतली सी गोल्ड लीफ उसमें अटैच होती हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या जो भी देते हो तो ये चार्ज क्या जाएगा? सीधे मेटल से नीचे जाएगा और इनके ऊपर सवार हो जाएगा, और जैसे ये सवार हो जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये जो लीफ है ये क्या होती जाएंगी? डाइवर्ज होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? डाइवर्ज, फैलती जाएंगी। अगर आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया तो ये नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खत्म करेगा, किल करेगा, तो फिर से क्या होती जाएंगी? कन्वर्ज होती जाएंगी, है ना। जैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा तो ये फुल सिमट जाएंगी पत्तियां। बट जैसे आपने और नेगेटिव दिया तो अब उल्टा नेगेटिव इन पे आता जाएगा, तो फिर से क्या होने लगेंगी? डाइवर्ज। समझ में आया ना? तो ये जो गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप है बेटा, इसकी वजह से हमें डिटेक्ट, चार्ज को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। बस इतना ही है, इसको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ज को डिटेक्ट कर पाते हैं। अब देखिए कि चार्ज का इफेक्ट कैसा होता है। इफेक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज किसके ऊपर होता है? बॉडी के ऊपर होता है ना। जैसे ये पेन है, इस पेन को यदि मैं घिस दूं, समझ गया ना, इसके यदि पेन को मैं घिस देता हूं किसी चीज से, रफ करता हूं, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तब ये चार्ज बॉडी है। क्या ये पेन चार्ज बॉडी? अब चार्ज का इफेक्ट मतलब चार्ज जो होता है हमेशा किसी न किसी बॉडी पे ही बैठेगा, मास पे बैठेगा। भावनाएं किस में आती है? इंसान पे। गुस्सा किसे आता है? इंसान पे। गुस्से पे तो इंसान नहीं आता ना, इंसान पे गुस्सा आता है ना। इसलिए चार्ज रिसाइड्स ऑन मास। समझ गए ना? मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये कहलाती है चार्ज मास एनालॉजी। फिर से बोलूंगा, चार्ज कैन
मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एक मास जो है वो बिना चार्ज के रह सकता है। जैसे ये मास है, इस पे चार्ज कितना है, न्यूट्रल है, टोटल चार्ज कितना है, 0। बट एक चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता, क्योंकि चार्ज आएगा कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन के डिसबैलेंस से आएगा ना। और इलेक्ट्रॉन का डिसबैलेंस कौन करेगा, बॉडी तो करेगी, लेना देना कौन करेगी, बॉडी तो करेगी। तो जो भी चार्ज होगा बॉडी पे वो बिना मास के नहीं रह सकता है। ओके, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्लियर हुआ? तो बेटा मैं बता रहा था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन है उसका क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है या चार्ज अगर रेस्ट पे है तो आपको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। कौन सा फील्ड देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया ना? अगर चार्ज मूविंग है, मूविंग चार्ज, बट कैसा मूविंग है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, 0। ये नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा चलती गाड़ी। तो अगर कॉन्स्टेंटली मूविंग है तो फूल है गुलाब का तो खुशबू तो मारेगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलेगा ही बेटा। बट साथ साथ में कौन सा फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। बट यदि चार्ज डांसिंग है, मतलब एक्सेलरेशन है, मूव कर रहा है, साथ में एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, समझ गए ना, हुई हुई हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो रहेगा ही, क्योंकि गुलाब है तो खुशबू तो देगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा बेटा। और साथ में एक न्यू चीज मिलेगी जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शुरू के 3 चैप्टर में केवल हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, शुरू के 2 चैप्टर में अपनी फिजिक्स के। अगले 2 चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और 3 चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब पूरे ये चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। एक चार्ज का रेस्ट इफेक्ट चलेगा, फिर एक चार्ज का कांस्टेंट मूविंग इफेक्ट चलेगा, और एक में चार्ज का एक्सेलरेटेड मूविंग इफेक्ट चलेगा, उसमें वेव आएगी। बोलो आया समझ में इतना, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए यूनिफॉर्म सरफेस। अब मैं चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक यूनिफॉर्म सरफेस में बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस तरीके से। समझ गए? इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑन अ यूनिफॉर्म सरफेस, ठीक है। बट यदि आप बात करें नॉन यूनिफॉर्म सरफेस की, ये जैसे आपने एक शेप ऐसा कुछ ले लिया, ओके। अब ये शेप आपने ऐसा ले लिया है, तो ये जो कोने वाला पॉइंट है बेटा, ये इस कोने वाले पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देख लीजिए, तो इस कोने वाले पॉइंट पर एरिया कम होने की वजह से चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो यहां पर हायर चार्ज डेंसिटी होगी। चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा, सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। ओके, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। यस और नो, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ है तो Q को कांस्टेंट मान लो, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। साफ दिख रहा है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब जितनी रेडियस कम होगी सिग्मा उतना हाई होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज कॉल्ड, अभी आएगा, चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज का घनापन, चार्ज का घनापन। तो ये जो कोने वाले एजेस होते हैं यहाँ पे चार्ज का घनापन ज्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज का घनापन ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? क्योंकि इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाती है तो इनका सिग्मा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस पार्ट की रेडियस ज्यादा है तो इसका सिग्मा कम होगा, इस पार्ट की रेडियस कम है तो इसका सिग्मा हाई होगा। तो यदि मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इस रीजन में इसका सिग्मा लो आएगा, और पर्टिकुलरली इस रीजन में इसका सिग्मा क्या आएगा बेटा, हाई आएगा।
समझ में आया? एक सिग्मा लो है, एक सिग्मा हाई है ना। इसका सिग्मा हर जगह सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि हर जगह रेडियस इक्वल है। देख लो, यहाँ भी रेडियस, यहाँ भी रेडियस, यहाँ भी रेडियस। जो कर्वेचर है हर जगह बिल्कुल सेम साइज का है, एक जैसा कर्वेचर है। बट यहाँ पे कर्वेचर देखो, यहाँ पे कर्वेचर कम है और यहाँ पे कर्वेचर क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा कर्व है ना, घुमाओ यहाँ का देखो बहुत ज़्यादा है। यस, क्लियर हो गया? बन जाएगा। ओके, तो ये हुई सिग्मा वाली बात। फिजिक्स में अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की। तो फिजिक्स में किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए कोई बॉडी है और इसके ऊपर क्या है? चार्ज है। इसके ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? चार्ज। तो इस बॉडी को आप, इस पूरे चार्ज को आप एज ए पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पॉइंट चार्ज। मान लीजिए पेन है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या आप इस पूरी पेन को बनाएंगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? नहीं। इस पेन को आप क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मान लेंगे? और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई चार्ज मान लेंगे कि ये जो चार्ज है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो इसको अपन बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट चार्ज। सो इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द चार्ज ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ओके, अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कर लेते हैं कि मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। ओके, वैसे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि मटेरियल दो टाइप के होते थे, एक था कंडक्टर और दूसरा क्या था? इंसुलेटर। कंडक्टर में जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर पाते हैं। इजीली फ्लो कर पाएंगे मतलब उनका रेजिस्टेंस जो होगा, वो बहुत कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत कम। तो वो इंसुलेटर कहलाएंगे, सॉरी कंडक्टर कहलाएंगे। दूसरी वैरायटी थी इंसुलेटर, मतलब एक का रेजिस्टेंस बहुत लो हो गया और एक का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया। तो ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही लो है, दोज आर कॉल्ड कंडक्टर। और ऐसे मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्लो को परमिट नहीं करते, दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर। एक्चुअली रेजिस्टेंस को हम बदनाम करते हैं, मेन फंडा होता है रेजिस्टिविटी का। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा था 10th क्लास में, R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, पढ़ते थे। तो रेजिस्टेंस का सीधा कनेक्शन किससे? रेजिस्टिविटी से है। अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। तो जो कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और जो इंसुलेटर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। कम और हाई के बीच में एक जोन है जिसकी रेजिस्टिविटी ना बहुत ज़्यादा हाई ना रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा कम। तो ये जो यहाँ पर जो कंडक्टर, जो मटेरियल बिलोंग करते हैं बेटा, उनको अपन बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। समझ गए ना? मतलब इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर से इंसुलेटर के बीच में होता है। इनको अपन बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ये भी आज इस साल हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 16 सेमी कंडक्टर फिजिक्स में है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम। समझ गए ना? इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, इसलिए दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं। अब हेडिंग डली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज प्रॉपर्टी में पहली चीज है नंबर 1, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। यदि किसी रीजन में आपके पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, तो इस रीजन का जो टोटल चार्ज Q होगा दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसमें एल्जेब्रिक एडिशन होता है। 1 + 1 2, 2 + 1 3 जैसे होता है ना, तो ऐसे चार्ज में स्केलर एडिशन होता है। समझ गए ना? ये स्केलर एडिशन का सपोर्ट करता है, सो दैट इज कॉल्ड, चार्ज में एडिटिविटी होती है। क्या होती है बेटा? एडिटिविटी। पहला रीजन। दूसरी बात, चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब चार्ज जो होता है कंजर्व्ड होता है, किसका? सिस्टम का। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। जैसे एग्जांपल के लिए याद कीजिए, आज मैंने पहला आपको एग्जांपल बताया था। शुरुआत में सिस्टम के अंदर कौन कौन थे बेटा? एक ही बॉल थी और एक ही स्केल था। बॉल भी न्यूट्रल थी, इसका चार्ज 0, स्केल भी न्यूट्रल थी, इसका चार्ज 0। तो मतलब इनिशियल चार्ज सिस्टम का कितना था? 0 + 0 = 2। रब किया आपने, रब करने के बाद इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया था? -2, और इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया था? +2। याद आया? अब फिर से नेट चार्ज निकालो सिस्टम का, तो इसका एक का +2 और एक का -2, आंसर कितना आ गया? 0।
मतलब किसी आइसोलेटेड यानी अलग थलग जिसमें कोई किसी की एंट्री ना हो रही हो सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, मतलब जो पहले आता है वही बाद में आता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देन थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। दैट इज टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो जो होता है टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कितने टाइम्स होता है, n टाइम्स होता है। क्लियर हो गया?